हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के एम्स पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ चुके हैं और कंपोनेंट्स भी पढ़ रहे थे। उसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट में है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक्टिविटीज़, PPP। मतलब कि पब्लिक सेक्टर जो है और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों सेक्टर मिल करके पार्टनरशिप में कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में, पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। ठीक है, तो ये आज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके पार्टनरशिप में बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, और ये हर सेक्टर में ये चीज़ जो है आज अप्लाई की जा रही है। हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, या हर सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर्स में ये मॉडल जो है यूज़ किया जा रहा है आज। ठीक है, इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन या दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन देखेंगे तो ये सब जो है PPP मॉडल पे बनाए गए हैं। इससे क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर के पास में इतना रेवेन्यू नहीं, इतना पैसा नहीं होता है कि वो अकेले इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। इस वजह से वो प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिल करके पार्टनरशिप में, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। उससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग जो होता है, मतलब अगर पब्लिक सेक्टर अकेले काम करेगा ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टाइम को बचाने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ में अगर पब्लिक सेक्टर मिल जाता है तो फिर वो टाइम बच जाता है, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और जो है कॉस्ट भी कम लगती है, पैसा भी बच जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, और फिर जितना जल्दी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस हिसाब से फिर रेवेन्यू आने चालू हो जाता है। ठीक है, और दोनों रेवेन्यू जो है वो शेयर करते हैं। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वो अलग अलग एग्रीमेंट जो उनके बीच में साइन होता है उस बेसिस पे जो है वो जो है शेयर करते हैं रेवेन्यू को। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये PPP मॉडल जो होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन देंगे, एजुकेशन देंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है ना, अबाउट द मेंटल इलनेस के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे देंगे? थ्रू जो है TV के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो, ठीक है, और इंटरनेट, सोशल मीडिया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है उस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है, एजुकेशन कम्युनिकेशन किया जाता है। सेकेंड चीज़ है कि डे केयर सेंटर जो है ना, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टनरशिप में ये सेंटर्स को चलाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो सेंटर्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी सर्विसेज टू पर्सन्स विद द मेंटल इलनेस। मतलब कि जो लोग होते हैं जिनको कि मेंटल इलनेस होती है उन लोगों को वो रिकवरी सर्विसेज देते हैं, रिहेबिलिटेशन देते हैं। मतलब क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास मतलब क्या होता है कि जो मेंटली इल पेशेंट है उनको जब उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई तो उससे पहले जब वो अच्छे स्टेट में थे, नॉर्मल थे वो, तो उस स्टेट में उनको पहुंचाने के लिए जो होता है पुनर्वास जो है स्टेट में पुनर्वास किया जाता है। ठीक है ना, उनको लेके जाया जाता है, रिकवर किया जाता है, रिकवरी सर्विसेज दी जाती है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। ये जो है रिहेबिलिटेट किया जाता है उनको। ठीक है, तो उस कैसे करते हैं? इनिशियल इंटरवेंशन विद द ड्रग एंड द साइकोथेरेपी। मतलब स्टार्टिंग में उन्हें ड्रग दी जाती है, साइकोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, मेंटली इल पेशेंट्स को स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, उनके पास जब मेंटली इल पेशेंट्स आते हैं तो वो स्टार्टिंग में उनको ड्रग्स देते हैं और साइकोथेरेपी देते हैं। फिर उनको फॉलो अप करते हैं और फिर उससे रिलैप्स को प्रिवेंट करते हैं कि उनको दोबारा वो चीज़ अटैक ना आए। मतलब सपोज करिए किसी को एपिलेप्टिक अटैक आते हैं, ठीक है ना, तो उनको स्टार्टिंग में ड्रग्स दे दिए, फिर साइकोथेरेपी कर दिए, फिर उसके अंदर उनको फिर से रिपीट आने के लिए बोलेंगे पेशेंट को, और उसके अंदर फिर उससे जो है दोबारा उनको अटैक्स ना आए, इस तरीके से ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड कंपोनेंट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थर्ड कंपोनेंट है। थर्ड कंपोनेंट क्या है कि रेसिडेंशियल कंटिन्यूइंग केयर सेंटर। जो रेसिडेंशियल कंटिन्यूइंग केयर सेंटर जो नाम से पता चल रहा है कि
जो रेसिडेंट्स होते हैं उनका केयर को कंटिन्यू करना, वो एक ऐसा सेंटर जहाँ पर कि रेसिडेंट्स के केयर को कंटिन्यू करना, वो सेंटर है रेसिडेंशियल कंटिन्यूइंग केयर सेंटर, ठीक है ना। तो अब रेसिडेंट्स कहाँ के होंगे, रेसिडेंट्स ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स। मेंटल हॉस्पिटल्स में कौन रहते हैं, मेंटली इल पेशेंट्स रहते हैं, है ना। तो वो मेंटल हॉस्पिटल्स में जो रेसिडेंट्स होते हैं, मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं, उनको शिफ्ट किया जाता है इस सेंटर्स में, रेसिडेंशियल कंटिन्यूइंग केयर सेंटर्स में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद में वहाँ पर क्या होता है कि वो जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, ठीक है। अब उनमें कौन कौन लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, नर्स होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो कि फाइन मोटर स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं मेंटली इल पेशेंट्स को, वोकेशनल ट्रेनर्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है। ये सब एक टीम में होते हैं, बहुत सारी डिसिप्लिन्स रहती हैं, ठीक है ना। तो सिखाते हैं, ठीक है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है मेंटली इल पेशेंट को ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का ही कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ ये मेरे को मोटिवेट करेगा आगे फर्दर वीडियो को अपलोड करने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़।